हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर चेक डिसऑनर होता है, दैट इज इफ देयर इज अ चेक बाउंस का केस है, तो क्या रेमेडी आपके पास है? हु विल गो टू द कोर्ट? क्या ये ऑफेंस होगा अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? अगर ये ऑफेंस है तो हाउ मच पनिशमेंट इज देयर? कौन फाइल करेगा कंप्लेंट रिगार्डिंग द चेक बाउंस? कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी टू ट्राई द मैटर? ये सब देखेंगे आज की वीडियो में। तो लेट अस सी विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक डिसऑनर ऑफ चेक, जिसको कॉमन पैरेलेंस में हम चेक बाउंस केस भी बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस में नॉर्मली हम पेमेंट करते हैं थ्रू चेक, और ये मोस्ट कॉमन सिचुएशन है कि चेक आप प्रेजेंट जब करते हो इन बैंक, वो रिटर्न हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड और सम अदर रीजन, इट मीन्स चेक बाउंस हो जाता है। तो व्हाट रेमेडी वी हैव? क्या आप उस बात पे कोर्ट जा सकते हो? क्या आप जो डिफॉल्टर है उसको ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक पे करने के लिए कंपेल कर सकते हो? ये सब देखेंगे अंडर द टॉपिक डिसऑनर ऑफ चेक। तो लेट अस सी व्हाट सब टॉपिक्स आई विल बी टेलिंग इस दिस वीडियो में टू कवर चेक बाउंस का केस। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। क्या ग्राउंड्स है डिसऑनर ऑफ चेक के लिए? एज पर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 हमें बताता है कि अगर चेक डिसऑनर होता है तो दैट इज एन ऑफेंस, एंड मोरओवर जितने भी ऑफेंसेस हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, दैट आर कंपाउंडेबल। So we will be seeing कि what are the grounds of dishonor of check, who will file complaint, कौन कंप्लेंट फाइल करेगा अगर चेक बाउंस होगा तो, कंप्लेंट में क्या क्या होना चाहिए, so what complaint must have, क्या कोई एक टाइम पीरियड है जिसके विद इन वी कैन फाइल द कंप्लेंट, या जैसे ही डिसऑनर हुआ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, तो टाइम पीरियड देखेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लो चार्ट कि व्हेन द राइट अराइजेस, कि कब आप कोर्ट जा सकते हो फॉर द केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। तो टाइम पीरियड वी विल बी सीइंग, इज इट 30 days, 15 days और 1 month, दैट ऑल वी विल सी। और ये सब देखने के लिए वी नीड टू कवर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 का, सॉरी, जिसको फॉर ब्रीविटी आई विल कॉलिंग इज NIA। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 के सेक्शन 138 विच प्रोवाइड्स फॉर डिसऑनर ऑफ चेक में ऑल द थिंग्स वी विल बी कवरिंग। ग्राउंड्स क्या है डिसऑनर के, हु विल बी फाइलिंग कंप्लेंट, what complaint should have, is it is must कि वो राइटिंग में होनी चाहिए, who has the power to file the complaint, and we will see who are the parties to the check. Along with this हम देखेंगे कि चेक का मीनिंग क्या है as per the negotiable instrument act of 1881। क्या चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है? इन दैट रिस्पेक्ट में we will be seeing बिल ऑफ एक्सचेंज का भी मीनिंग। So let us start the video with the concept of dishonor of check, जिसको नॉर्मल पैरेलेंस में हम चेक बाउंस केस बोलते हैं। तो देयर आर 3 ग्राउंड्स जिसपे चेक बाउंस हो सकता है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये हमें बताता है कि 3 ग्राउंड्स है जिसपे चेक जो है वो डिसऑनर हो सकता है। पहला ग्राउंड है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। इनसफिशिएंसी ऑफ फंड मतलब सपोज करो ए जो है वो एक चेक बनाता है ऑफ अमाउंट 1 लाख, लेकिन उसके जो अकाउंट है बैंक में उसमें 1 लाख रुपए ही नहीं है, तो क्या वो चेक बाउंस हो जाएगा? आंसर इज यस, ऑन द ग्राउंड ऑफ insufficiency of fund।
तो अगर इनसफिशिएंट फंड है इन द अकाउंट, तो दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ चेक बाउंस. अनदर ग्राउंड इज कि जब आपका चेक रिटर्न हो जाएगा फ्रॉम द बैंक, चेक विल बी रिटर्न अनपेड ऑन द ग्राउंड दैट द अकाउंट इज क्लोज्ड. इस ग्राउंड पे चेक जो है वो बैंक से रिटर्न हो जाएगा अनपेड किए हुए कि जो अकाउंट है वो तो क्लोज हो चुका है. अ पर्सन हैज इशूड अ चेक, उसके पास चेकबुक पड़ी थी, उसने अपना अकाउंट बंद करवा दिया, या बिकॉज ऑफ सर्टेन फ्लॉज ऑन हिम बैंक ने खुद ही उसका अकाउंट बंद कर दिया. तो क्या दैट विल बी अ ग्राउंड फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक? आंसर इज यस. तो अगर चेक रिटर्न होता है बैंक से अनपेड ऑन द ग्राउंड दैट द अकाउंट इज क्लोज, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक. या अनदर ग्राउंड इज कि चेक जो है वो रिटर्न हो रहा है फ्रॉम द बैंक अनपेड, और यहां पर क्या ग्राउंड है फॉर रिटर्निंग ऑफ द चेक विच इज बीइंग अनपेड? कि there has been an instruction and that instruction has been given by the drawer. ड्रॉवर ने जो है वो इंस्ट्रक्शन देकर रखा है और दैट इज स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन. तो समझ लेते हैं ये स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन क्या है जो कि ड्रॉवर ने दे रखा है, जिसकी वजह से जो चेक है वो अनपेड ही बैंक के द्वारा रिटर्न हो रहा है. तो ये समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ड्रॉवर, क्योंकि लिखा है कि चेक इसलिए बैंक से अनपेड रिटर्न हो रहा है क्योंकि ड्रॉवर ने जो है स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे रखा है. यानी जिसने चेक बनाया है उसने ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है बैंक को कि मेरा चेक जो मेरे नाम पे जो इश्यू हुआ है उससे somebody wants to encash the money, तो उसको पैसे नहीं दिए जाएं because he has given a stop payment instruction to the bank. So let us see who are the parties to the check. तो check में there are three parties. One is drawer, or you can say in case of negotiable instrument, negotiable instrument मतलब इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट जो कोई राइट क्रिएट करता है, और नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल. तो जनरल मीनिंग हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिससे कोई लीगल राइट क्रिएट हो रही है. एंड इफ वी सी सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो वहां पर बताया गया है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 थिंग्स विल बी देयर एज पर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट, which says that negotiable instrument includes 3 things. It could be either promissory note हो सकता है, या bill of exchange हो सकता है, और it could be check. negotiable instrument में ये तीनों चीजें आएंगी. negotiable instrument means either the promissory note which is defined under section 4 of the NI Act, Negotiable Instrument Act के. Bill of exchange is given under section 5 of the Negotiable Instrument Act, और section 6 of the Negotiable Instrument Act हमें चेक के बारे में बताता है. तो let us see what exactly is the meaning of the check, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं dishonor of check होता क्या है. Check means a bill of exchange. चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है where the drawee is bank, जहां पर जो ड्रॉवी होता है वो बैंक होता है. चेक कैन बी इन ट्रंकेटेड फॉर्म और इट कुड बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो देख लेते हैं इन सब वर्ड का मीनिंग क्या है. In order to understand the meaning of the check as given under section 6 of the Negotiable Instrument Act, लिख दिया कि चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जहां पर ड्रॉई जो है वो बैंक होता है. तो हमें 2 टर्म समझना पड़ेगा in order to understand the check. पहला तो कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, और दूसरा ये ड्रॉई क्या है. As I told you, there are 3 parties in case of
ड्रॉइंग ऑफ चेक और इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज 3 पार्टीज होते हैं. लेट अस सी व्हाट आर दे. दे आर ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई. तो देख लेते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में ये तीनों होते कौन हैं. ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई के बारे में सेक्शन 7 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है. ड्रॉवर का मतलब हुआ वो इंसान जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाता है, यानी चेक जिसने बनाया, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज ड्रॉवर. वन हु मेक्स द चेक. तो वन हु ड्रॉज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ड्रॉज मतलब वन हु मेक्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. जो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाया है उसे हम ड्रॉवर बोलते हैं, यानी वन हु हैज मेड दैट चेक विल बी कॉल्ड एज द ड्रॉवर. जिस इंसान को पेमेंट करने के लिए दिया गया है, द डायरेक्शन इज बीइंग गिवन, द पर्सन टू whom direction is being given for payment, that person is called as drawee. ऐसा इंसान जिसको डायरेक्शन दिया गया है पेमेंट करने के लिए, उसको हम ड्रॉई बोलते हैं. अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, देन इट विल बी मोर इजी फॉर यू कि ड्रावर, ड्रावी और पेई कौन है. तो ड्रावी इज अ पर्सन जिसको डायरेक्शन दिया गया है पेमेंट करने के लिए, एंड पेई इज द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट, जो पेमेंट रिसीव करेगा. और यू कैन से जिसके फेवर में चेक ड्रॉ किया गया है, जिसके फेवर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया गया है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द पेई हु विल रिसीव द पेमेंट. तो दीज आर द 3 पार्टीज. ड्रावर वो इंसान है जो ड्रॉ करेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, यानी जो बनाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को. वो इंसान जिसे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, whom direction has been given for payment, that one will be called as the drawee. और one who receives the payment, और जिसके फेवर में that negotiable instrument is drawn, that person is called as the payee. समझ लेते हैं थ्रू द एग्जाम्पल. सपोज करो A is a person जिसने एक चेक बनाया. He has made a check in favor of B, and B has opened an account in State Bank of India, let it be of Mukherjee Nagar branch of Delhi. तो A का एक अकाउंट है in State Bank of India at the Mukherjee Nagar of Delhi. A जो है has a checkbook, यानी because check is a mode by which you can do the payment, because it is one of the negotiable instrument. तो बिजनेस में we use check. तो ये क्या करता है, चेक जो है ड्रॉ करता है in favor of B. Let it be the amount was rupees 1 lakh. तो A ने B के फेवर में 1 लाख रुपए का चेक ड्रॉ किया. A will be called as the drawer because he is the maker of the check. SBI को डायरेक्शन दिया गया है 1 लाख रुपए पे करने के लिए, because A has the account in the bank where he has that much amount. अगर इतना अमाउंट नहीं होगा तो ये डिसऑनर ऑफ चेक हो जाएगा. So A is giving direction to the bank, which is the SBI in this case, to pay 1 lakh rupees to B. So B will be the payee and SBI will be the drawee. तो ऐसा to whom direction has been given for the payment will be called as drawee, जिसे डायरेक्शन दिया गया है पेमेंट करने के लिए. यहाँ कौन है, SBI बैंक ऑफ मुखर्जी नगर ब्रांच ऑफ दिल्ली. A is the person who has made the check, तो A will be called as the drawer and B will be called as the payee, जो कि रिसीव करेगा पेमेंट, जिसके फेवर में चेक ड्रॉ किया गया है. अगर A के बैंक में 1 लाख रुपए हैं तब तो कोई इश्यू नहीं होगा. जब B चेक को प्रेजेंट करेगा, द चेक विल बी इन कैश, ही विल बी गेटिंग द अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज. लेकिन अगर मान लो A के अकाउंट में पैसे बहुत कम है, लेट इट बी ही हैज जस्ट 10,000 इन हिज अकाउंट,
और 1 लाख रुपए का चेक जब बी लगाता है तो वो चेक बाउंस हो जाता है, वो चेक रिटर्न कर दिया जाता है फ्रॉम द बैंक। या अगर इसका अकाउंट ए का क्लोज हो गया है, देन ऑल्सो द चेक इज बीइंग रिटर्न। या ए ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि अब मेरे चेक कोई भी प्रेजेंट करे तो उससे पेमेंट नहीं होना चाहिए, देन ऑल्सो इफ बी विल प्रेजेंट द चेक इट विल बी अ केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। तो डिसऑनर ऑफ चेक के लिए देयर आर 3 ग्राउंड्स। देयर कैन बी आइदर द इनसफिशिएंसी ऑफ फंड और द चेक इज रिटर्न ऑन द ग्राउंड कि अकाउंट जो है वो क्लोज हो चुका है, और द थर्ड रीजन इज कि जो ड्रॉवर है उसने स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे रखा है। स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय द ड्रॉवर। पिछले केस में कौन था? ड्रॉवर ए ने। अगर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन भी एसबीआई को दे रखा है तो कोई भी इंसान चेक प्रेजेंट करेगा, लेट इट बी इन दिस केस, तो वो डिसऑनर हो जाएगा चेक, इट विल बी अ केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। तो नाउ लेट अस सी कि कौन कंप्लेन फाइल करेगा। हु विल फाइल कंप्लेंट? कंप्लेंट फाइल कौन करेगा? कंप्लेंट होनी कैसी चाहिए फॉर डिसऑनर ऑफ चेक? और डिसऑनर ऑफ चेक क्या ऑफेंस है, दैट ऑल वी विल सी इन दिस वीडियो इटसेल्फ। तो हु विल फाइल कंप्लेंट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक? इट इज द होल्डर ऑफ द चेक, और यू कैन से द पेई, जिसके फेवर में चेक ड्रॉ किया गया है। द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट आउट ऑफ दैट चेक, जिसे हम पेई बोलते हैं, दैट हैज द राइट टू फाइल कंप्लेंट अगर चेक डिसऑनर हो गया है तो पिछले एग्जाम्पल में पेई कौन है? बी है। तो बी जो है वो कंप्लेंट फाइल करेगा अगर चेक जो है बाउंस हो जाता है तो, बिकॉज बी हैज द राइट टू फाइल द कंप्लेंट फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक के लिए कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए बाय द पेई। ये कंप्लेंट होगी कैसे? दिस कंप्लेंट मस्ट बी इन राइटिंग। ओरल कंप्लेंट नहीं की जाएगी, कंप्लेंट जो है वो राइटिंग में होनी चाहिए। एंड मोर ओवर दिस कंप्लेंट मस्ट बी डन बाय द पेई, और इस कंप्लेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग। कंप्लेंट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले द कंप्लेंट मस्ट कंटेन दैट देयर इज अ लीगली इन्फोर्सेबल डेट। एक लीगली इन्फोर्सेबल डेट होना चाहिए। What other thing the complaint contains? That the check was drawn from the account of the bank. I'll make you understand ये सारे चीजों का मतलब क्या है। From the account of the bank. So the second ingredient is that कि जो चेक है, जो चेक है जो जिसको प्रेजेंट करने पर डिसऑनर हुआ है, तो द चेक जो है वो ड्रॉ होना चाहिए फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द बैंक, from the account of the bank, and that is done in discharge of whole or part of the debt, or it is because of the discharge of some other liability, discharge of some other liability जो कि presupposes करता है a legally enforceable debt, which presupposes legally enforceable debt. LED means legally enforced debt here. And the third thing is that the check was returned. चेक जो है वो रिटर्न हो गया फ्रॉम द बैंक। So these all things must be there in the complaint. तो कंप्लेंट में होगा क्या क्या?
सबसे पहले तो ये है कि वो कंप्लेंट जो है वो राइटिंग में होगी। कंप्लेंट करेगा कौन? पे ही करेगा, जिसके फेवर में चेक ड्रॉ किया गया है, जो पेमेंट रिसीव करता आउट ऑफ दैट चेक, दैट पर्सन हैज द राइट टू फाइल द कंप्लेंट इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। उस कंप्लेंट में यह बताएगा कि एक ऐसा उधारी थी जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है, ऐसा डेट जिसके ना पे करने पर द एग्रीवीड पार्टी हैज द राइट टू मूव टू द कोर्ट, दैट ही विल मेंशन इन द कंप्लेंट कि जो डेट है वो लीगली इन्फोर्सेबल है, और जो वो चेक ड्रॉ किया गया है वो उसी बैंक के अकाउंट से जहां पे उसे प्रेजेंट किया गया है। और वो चेक क्यों बनाया गया था? इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट, या तो पूरा डेट या पार्ट ऑफ द डेट के डिस्चार्ज के लिए, या कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो कि प्री सपोज कर रहा है कि एक लीगली इन्फोर्सेबल डेट है। यानी चेक के बनाने का मकसद ही है कि कोई एक उधारी थी, उसके डिस्चार्ज करने के लिए, उसे रीपे करने के लिए, या तो होल ऑफ द अमाउंट और पार्टली द अमाउंट ऑफ द लीगली इन्फोर्सेबल डेट। और वो चेक क्या हुआ? रिटर्न हो गया। द थर्ड इंग्रेडिएंट वाज दैट कि आप कंप्लेंट में मेंशन करोगे कि जो चेक है वो रिटर्न हो गया है। So these all things must be there in the complaint. Now let us see कि क्या dishonor of check is a offense? Answer is yes. Section 138 of the Negotiable Instrument Act ये हमें बताता है कि अगर डिसऑनर हो रहा है चेक का because of the insufficiency of fund or for the other reason, then it will be an offense. और ऑफेंस है तो ऑब्वियसली दैट हैज सम पनिशमेंट। तो कौन कितनी पनिशमेंट मिलेगी अगर चेक बाउंस हो रहा है? तो इन दैट केस द पनिशमेंट इज, लेट अस सी कि जब डिसऑनर ऑफ चेक हो रहा है, चेक बाउंस हो रहा है, तो वो ऑफेंस हो गया। ऑफेंस कौन सा? सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। तो देख लेते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ पनिशमेंट कैन बी गिवन टू द डिफॉल्टर, जिसने चेक बनाया है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज इनसफिशिएंट फंड इन हिज अकाउंट। तो पनिशमेंट कैन बी इम्प्रिजमेंट, जो कि 2 साल तक जा सकती है। इम्प्रिजमेंट होगी विच कुड एक्सटेंड अप टिल 2 years, और फाइन जो कि जा सकती है, एक्सटेंड कर सकती है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक। जितने अमाउंट का चेक था उससे दुगनी अमाउंट कैन बी आस्क्ड एज अ फाइन टू बी पेबल इन केस अगर चेक बाउंस होता है, तो इन केस देयर इज अ डिसऑनर ऑफ चेक। तो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, जैसे हमारे प्रीवियस एग्जांपल में व्हाट वाज द अमाउंट? 1 लाख रुपए का चेक था और एक बैंक में उतने पैसे नहीं थे, चेक बाउंस हो गया, तो कोर्ट कितनी फाइन बोल सकती है? अप टू 2 लाख, बिकॉज फाइन का अमाउंट इज मेंशन्ड, इट कैन एक्सटेंड अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक। जितना चेक का अमाउंट है उससे दुगनी अमाउंट कैन बी आस्क्ड एज अ फाइन टू बी पेबल, और इट कुड बी बोथ, दोनों हो सकता है। तो अगर चेक बाउंस हो रहा है तो इम्प्रिजमेंट हो सकता है जो कि 2 साल तक की हो, या फाइन जो कि ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक हो, या दोनों, इम्प्रिजमेंट एज वेल एज द फाइन। और मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट कितनी जा सकती है? 2 years, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक। तो दिस इज द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो कि दिया जाएगा अगर चेक बाउंस हो रहा है, डिसऑनर ऑफ चेक हो रहा है, एज पर सेक्शन 138। तो देख लेते हैं कि कब यू कैन मूव टू दी कोर्ट, कब आप जा सकते हो कंप्लेंट फाइल करने के लिए, और कौन सी कोर्ट में जाओगे। तो नाउ लेट अस सी विच कोर्ट हैव ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई फॉर द ऑफेंस ऑफ 138। कौन सी कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी है, ज्यूरिडिक्शन है, जो कि ट्राई कर सकती है 138 का ऑफेंस। तो दैट इज द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हायरार्की ऑफ कोर्ट होती है, बोथ सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट।
तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास आप कंप्लेंट दायर करोगे। कौन से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के? जहां पर उस प्लेस के JMIC, जिसको हम बोलते हैं इन कॉमन पैरेलेंस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उस प्लेस पे जहां पर चेक डिसऑनर हुआ है, आई मीन चेक इज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, where it was drawn। तो जिस बैंक में चेक प्रेजेंट किया गया था फॉर कैश, जहां पे वो ड्रॉ किया गया था, where it has been presented and that check has been returned due to insufficiency of fund, तो उस प्लेस का जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, दैट हैव द जुरिडिक्शन टू ट्राई फॉर द ऑफेंस ऑफ 138। तो जुरिडिक्शन होगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास उस एरिया के जहां पर चेक डिसऑनर हुआ है बाय द बैंक, जिससे वो ड्रॉ किया गया था। तो नॉट द सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नॉट एनी अदर मैजिस्ट्रेट। तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट of the area जहां पे check dishonor हुआ है by the bank where it was drawn has the jurisdiction, it means he has the power to take cognizance। cognizance की power लेने की is with judicial magistrate first class for dishonor of the check। now let us see कि कब ये complaint फाइल की जा सकती है। is there any time limit for that? answer is yes। तो इसको समझने के लिए let us understand through a flow chart। फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं कि चेक अगर आपने कोर्ट में आई मीन बैंक में लगाया तो वहां से रिटर्न हो गया, तो क्या आप इमीडिएटली यू हैव द राइट टू फाइल द कंप्लेंट विद द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या सर्टेन टाइम पीरियड इज देयर जिसके बीतने के बाद यू हैव दैट कॉज ऑफ एक्शन? तो देख लेते हैं थ्रू अ फ्लो चार्ट। सपोज करो दिस इज द पॉइंट जहां पे चेक वॉज प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर कैश। ये वो मोमेंट है जहां पे चेक जो है वो बैंक में लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? फॉर द पेमेंट इन कैश होने के लिए। सपोज करो एट दिस मोमेंट यहां पे जाके बैंक से इंफॉर्मेशन आती है दैट द योर चेक इज बीइंग रिटर्न। एट दिस पॉइंट इंफॉर्मेशन is there from the bank that the check is returned। इस मोमेंट पे बैंक से इंफॉर्मेशन आती है कि जो आपका चेक है वो रिटर्न हो गया है अनपेड। तो क्या आप तुरंत कंप्लेन कर सकते हो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को? आंसर है नहीं। व्हाट यू हैव टू डू, जब आपको बैंक से पता चल जाए कि योर चेक इज रिटर्न अनपेड, देन फ्रॉम दैट टाइम यू हैव टू वेट अप टिल 30 days। 30 दिनों के अंदर आपको एक नोटिस देनी होती है। नोटिस किसको देनी होती है? ड्रावर को, जिसने वो चेक बनाया है। और ये नोटिस कैसे दोगे आप? राइटिंग में दोगे। 30 दिनों के अंदर जब आपको पता चल जाए बैंक से कि आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है, अनपेड रिटर्न हो गया है, तो 30 दिनों के अंदर आपको वो नोटिस देनी होती है। नोटिस देना मतलब मेकिंग दैट नॉलेज ऑफ द फैक्ट, फैक्ट के बारे में बताना, इसकी इंफॉर्मेशन देना टू द ड्रावर। नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रावर विल बी गिवन रिगार्डिंग द डिसऑनर ऑफ द चेक। फिर इस नोटिस के बाद यू हैव टू वेट फॉर 15 days। फिर 15 दिनों के लिए वेट करना होता है। हो सकता है जब आपने नोटिस दी टू द ड्रावर जिसने चेक बनाया है तो 15 दिनों के अंदर वो पेमेंट कर दे। पेमेंट कर देगा, देन देयर इज नो नीड टू गो टू द कोर्ट। कोई जरूरत नहीं है केस फाइल करने की। लेकिन अगर ये 15 दिन बीत जाते हैं and
the drawer is unable to pay, then we can say cause of action arises at this moment. इस मोमेंट पे cause of action arises हो जाता है जब drawer is unable to pay the amount of the check. फिर जब cause of action यहां पे arise हुआ तो उसके 1 महीने के अंदर you have the right to file the complaint. जब 15 दिन बीत जाए और उसके बाद भी ड्रावर पेमेंट नहीं करे, उसके बाद 1 महीने के अंदर you have the right to go to the court and lodge the complaint in writing for the offense of 138 of the Negotiable Instrument Act, that is for dishonor of check. तो समझ लेते हैं व्हाट इज दिस टाइम फ्रेम. ये वो मोमेंट है जहां पे चेक जो है बैंक में प्रेजेंट किया गया इन कैश करवाने के लिए. इस मोमेंट पे बैंक जो है इंफॉर्मेशन देता है पेई को कि आपने जो चेक प्रेजेंट किया था इन कैश होने के लिए वो अनपेड रिटर्न किया जाता है. तो जब पेई को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उस इंफॉर्मेशन के 30 दिन के अंदर व्हाट पेई हैज टू डू, पेई को एक नोटिस देना होगा और ये नोटिस राइटिंग में देगा. किसको देगा? ड्रॉर को देगा कि आपने जो चेक दिया था वो तो बाउंस कर गया, वो तो डिसऑनर हो गया. फिर इस नोटिस देने के बाद अगेन यू हैव टू वेट फॉर 15 डेज. 15 दिन के लिए फिर वेट करना होता है. यू हैव टू वेट. हो सकता है इन 15 दिनों में ड्रावर पेमेंट कर दे, देन इट इज ऑल फाइन. अगर वो 15 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करता है, तब हम बोलेंगे इस मोमेंट पे कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज कर जाएगा. और कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 1 महीने के अंदर यू हैव टू फाइल कंप्लेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक. एंड यू विल फाइल कंप्लेंट विद द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. कंप्लेंट राइटिंग में होगी. करेगा कौन? होल्डर ऑफ द चेक, that is the payee will do. Complaint must contain that there was legally enforceable debt. Check was drawn from the account of bank. क्यों ड्रॉ किया गया था? In discharge of the liability of the debt, either the whole of the debt या part of the debt या कोई other liability which presupposes the legally enforceable debt, and that check was returned. ये सब mention करना होगा in the complaint. So this is the time frame. सबसे पहले you have to चेक लगाने के बाद यू हैव टू वेट टिल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक कम्स कि आपका चेक अनपेड है. देन यू हैव टू वेट फॉर 30 डेज. उसके अंदर यू हैव टू गिव द नोटिस टू द ड्रावर इन राइटिंग कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है. देन यू हैव टू वेट फॉर 15 डेज. इफ विद इन 15 डेज द ड्रावर इज नॉट मेकिंग द पेमेंट, देन एट दैट मोमेंट कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा. कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 1 महीने के अंदर यू हैव द राइट टू फाइल द कंप्लेंट इन राइटिंग फॉर द ऑफेंस ऑफ 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, विच प्रोवाइड्स दैट कि अगर चेक डिसऑनर होता है तो वो एक ऑफेंस होता है. और जो भी ऑफेंस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर दैट आर नॉन वेलेबल एंड कंपाउंडेबल एज पर सेक्शन 147 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. So we have seen कि who has the right to move to the court? पेई जाएगा. कब जाएगा? जब चेक जो है वो डिसऑनर हो रहा है. पेई इज द पर्सन जो कि पेमेंट रिसीव करता आउट ऑफ दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट और इन हुज फेवर द चेक वाज ड्रॉन इज कॉल्ड एज द पेई. तो payee will move to the court for dishonor of check. He will have to file the complaint. That complaint will be in writing. Complaint file करने के लिए first of all you have to get the information from the bank कि वो check unpaid return हुआ है. Dishonor होने के 3 कारण हो सकते हैं. Either the insufficiency of fund or the check has been returned unpaid because of the फैक्ट कि अकाउंट क्लोज हो गया है, और
because of the fact that there is a stop payment instruction from the drawer. Drawer का मतलब such person who has made that negotiable instrument, यानी जिसने बनाया है. ये कंप्लेंट राइटिंग में की जाएगी टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. तो बैंक से जब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी दैट द चेक हैज बीन रिटर्न अनपेड, तो उसके 30 दिनों के अंदर ड्रावर को नोटिस देना होता है. वो नोटिस राइटिंग में होती है कि आपका चेक जो है बैंक से अनपेड लौट गया है. फिर उसके बाद आफ्टर गिविंग नोटिस यू हैव टू वेट फॉर 15 डेज. अगर उस 15 दिन के अंदर ड्रावर इज नॉट पेइंग द मनी, देन यू हैव टू एट दैट मोमेंट कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस. और उस मोमेंट पे जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उसके 1 महीने के अंदर यू हैव द राइट टू फाइल द कंप्लेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक. तो होप यू हैव अंडरस्टूड कि डिसऑनर ऑफ चेक पे व्हाट रेमेडी यू हैव. एज इट इज एन ऑफेंस तो 2 साल की सजा भी हो सकती है या फाइन. और फाइन का अमाउंट कितना हो सकता है? चेक का जो अमाउंट है उसका दुगना. एज इन अवर केस 1 लाख वॉज द अमाउंट ऑफ द चेक का, सो 2 लाख रुपए तक दैट फाइन कैन बी गिवन बाय द कोर्ट in case of dishonor of check, or it could be both, fine as well as the imprisonment for 2 years. So hope you have understood the concept of check bounce case, that is the dishonor of check. For this we have to see section 138 of the Negotiable Instrument Act read with 147 of the Negotiable Instrument Act. Thank you.